हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग चैप्टर थर्ड जिसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था मीन्स वैद्युत विभव, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे वैद्युत विद्रोह की स्थितिज ऊर्जा। मीन्स अगर हम वैद्युत विद्रोह को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ उसको घुमाने में काम करना पड़ेगा। ये काम ही उस वैद्युत विद्रोह के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसे हम नाम देंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में हमने आपको फार्मूला बताया था 1/4πε0 Q1 Q2/R। जब हम यही फार्मूला मैनी चार्जेस के लिए रखते थे, मीन्स बहुल आवेशों के लिए रखते थे, तब ये आता था U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू डॉट डॉट। आपको बताया गया था जितनी भी ऊर्जाएं होती, चूंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है तो जो नेट ऊर्जा होगी वो सभी ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में विद्रोह की स्थितिज ऊर्जा। मीन्स एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्रोह को रखते हैं तो एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल सा एक पहले थ्योरी समझ लेते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अगर हम लंबवत स्थिति में विद्रोह को रखते हैं तो लंबवत स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को ही उस विद्रोह की क्या बोलेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं और उसमें विद्रोह को रखते हैं। ठीक, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र आप सभी जानते हैं जिसमें लाइनें समांतर और समदूरस्थ हों, यानी इनके बीच का गैप बराबर हो और इनके जो परिमाण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी वेक्टर का जो लंबाई होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए और इनके बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए। तब हम ऐसे क्षेत्र को नाम देते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करते हैं, अपना विद्रोह रखते हैं। तो विद्रोह याद होगा आपको, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट चार्ज इनके बराबर बराबर मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक, रखते हैं इसको। तो लंबवत रख लेंगे तो एक स्थिति पता चल जाएगी, बेटर होगा। देखो लंबवत हम नहीं रख रहे हैं, इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि वो थीटा 90 हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम थीटा पे रख देते हैं। मतलब वैद्युत विद्रोह को वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखते हैं ताकि हम आराम से कुछ और भी फाइंड कर पाए। ये जो हमने लाइनें खींची वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वैद्युत क्षेत्र को। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बनाते हैं, वैद्युत विद्रोह बनाते हैं। इस वैद्युत विद्रोह में एक प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरा माइनस क्यू, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे। हमने सपोज करा ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू है, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब सपोज करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो यहां से हम कोई यहां ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट है, यहां से ले लो, है ना। तो ये वाला एंगल जो कितना है वो कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा, बहुत बढ़िया। और अगर हम ये वाली लंबवत दूरी इसकी निकाल लें, ये वाली, तो इसकी वैल्यू भी हमें याद होगी 2l sin थीटा। 2l sin थीटा इसको हमने निकाल के भी बताया था। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, लगा के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 2l है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी थी, 2l माना था। कितना माना था, 2l। तो ये वाली लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी, 2l sin थीटा। और ये अगर हम पूछे तो 2l cos थीटा, हालांकि इससे मतलब नहीं हमारा भी, 2l sin थीटा, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक्चुअल में हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत को घुमाना पड़ेगा, हमें विद्युत को घुमाना पड़ेगा। और हम सपोज करते हैं इस विद्युत को घुमाने में dw काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो चीज यहां समझ लो। आपको याद होगा प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, मीन्स हमने एक फोर्स इधर मान लिया। और माइनस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे बट डायरेक्शन अलग थी। मैग्नीट्यूड बराबर थे और इनकी डायरेक्शन अलग थी। याद होगा ऐसे बल का एक बल पेयर बन गया था, मीन्स बल युग्म बन गया था। और याद होगा इसको हम बोलते थे बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलते थे, बल युग्म आघूर्ण। और पहले चैप्टर में इसका फार्मूला भी आया था, टाउ बराबर पी साइन थीटा। मीन्स ये जो वैद्युत विद्रोह है वो कौन से बल आघूर्ण के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रखा हुआ है, पीई साइन थीटा, जो कि इसका फार्मूला आया था बाय प्रूफ, है ना। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो बार बार हम सभी वीडियो को नहीं बता सकते, तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो ये टाउ बराबर पीई साइन थीटा पीछे प्रूफ किया जा चुका है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस बल के अगेंस्ट जब इस विद्रोह को घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि विद्रोह को इसकी एक्सियल पॉइंट से, ये इसकी अक्ष, ये विद्रोह की क्या है, अक्ष है।
तो इस अक्ष से हम सपोज करते हैं डी थीटा हमने घुमा दिया, ऐसे रखा था ये, ऐसे रखा था और घुमा करके हम इसको ऐसे ले आए, तो जाहिर सी बात है इसकी पोजीशन बदल जाएगी, इसकी पोजीशन बदल जाएगी। कितनी बदली वो हम समझते हैं डी थीटा है। कितनी है मतलब थीटा का बहुत छोटा ही पार्ट है, ठीक। तो हम द्विध्रुव को एक्चुअल में हम यहाँ समझ रहे हैं, ये वर्चुअल है, मतलब यहाँ पे लेकर के आ गए इसको ऐसे, तो यहाँ पे बोलो कितना कोण बनेगा, जो हमने घुमाया अभी इसको वो कितना घुमाया डी थीटा, कितना घुमा दिया डी थीटा। अब डी थीटा जब तुमने घुमाया है तो इस बल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम भी तो करा गया है, वो काम कितना किया गया बस उसी को अगर हम फाइंड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितनी ऊर्जा लेता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो क्या लिखें, क्या लिखें, तो लिखना क्या, काम लिखना है अपने को। तो अगर डी थीटा घुमाया है तो जो वर्क होगा वो भी तो बहुत कम होगा ना, तो डी डब्ल्यू हमने काम मान लिया, तो डी डब्ल्यू बराबर बोलो क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है इस पर टाउ, विस्थापन कितना है डी थीटा। यहां तक क्लियर है, ठीक। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यार। टाउ की वैल्यू बोलो टी साइन थीटा इंटू डी थीटा, टी साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई डी डब्ल्यू। अच्छा हमें तो इसको पूरा घुमा करके देखना है ना कि कितना काम प्राप्त होता है, तो पूरा काम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू, जो चीज कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होता है, ठीक। तो पी को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब याद करो साइन थीटा डी थीटा का सूत्र ही होता है माइनस का कॉस थीटा। जिनको नहीं याद है खास करके बायो वाले बच्चे वो याद करें, हालांकि मैथ वालों को ये याद ही होगा। साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस की कॉस थीटा। आराम से रख लेना, ठीक है ना। अब लिमिट बोल तो पोजीशन हम समझते हैं, ध्यान से देख। फर्स्ट केस मान ले थीटा 1 है और एंड में जहां तक घुमा के ले गए वो थीटा 2 है। कहने का मतलब है हमने थीटा 1 से घुमाना शुरू किया और थीटा 2 तक ले गए। सिंपली यहाँ पर वैल्यू भी आएंगी, जैसे अगर हम ये कहें कि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर लंबवत रखा है और घुमा करके हमने ऐसे रख दिया, ये रखा ऐसे था और घुमा करके हमने ऐसे कर दिया, तो ध्यान से देखो जब ये ऐसे रखा है तो थीटा 1 90 है, थीटा 1 90 है, और जब हमने ऐसे कर दिया मीन्स घुमा करके ऐसे कर दिया मीन्स वैद्युत क्षेत्र के समांतर ला दिया, देन थीटा 2 0 हो गया। इसका मतलब लिमिट हो गई 90 से 0। तो हम 90 से 0 क्यों माने, क्योंकि ये तो एक ही स्थिति में पढ़ पाएंगे, तो बेटर होगा हम थीटा 1 से थीटा 2 पढ़ लेते हैं और आराम से न्यूमेरिकल खुद बोलता है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य में कितनी स्थिति ऊर्जा आएगी, बस ये फाइंड कर दीजिए। तो बहुत इजी है, थीटा 1 से लिमिट थीटा 2 तक, है ना। तो पहले फार्मूला निकाल लेते हैं, देन आगे सॉल्व करते हैं। dx का x होता है, dx का इंटीग्रल x होता है, तो जाहिर सी बात है dw का w होगा बराबर p रहेगा और अंदर बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा का समाकलन कितना होता है माइनस का कॉस थीटा। लिमिट बोलो थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या लिखें, ये आ जाएगा पीई और देखो चलो लिखते हैं ऐसे, माइनस का कॉस थीटा 2 और ये माइनस कॉस थीटा 1। यहां तक कोई समस्या तो नहीं ये वैल्यू भी तो माइनस की है यार, है ना। ध्यान से देखो एक बार रिटर्न, डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा डब्ल्यू, पी कांस्टेंट है तो पी रख दिया। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है माइनस कॉस थीटा, इस पे लिमिट लगा दी हमने थीटा 1 से थीटा 2, ये तो पी रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक बार थीटा 2 और एक बार माइनस करके कॉस थीटा 1, तो माइनस का कॉस थीटा 2 और ये माइनस का है तो अगली बार जब माइनस रखेंगे तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का, प्लस का कॉस थीटा 1। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा 1 तो प्लस का है, कॉस थीटा 1 प्लस का है, तो कॉस थीटा 1 को आगे लिख सकते हैं, मीन्स इसको ऐसे लिख लो, पी कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। कोई बुराई नहीं है, अपना का यही आंसर है ना। अब हम इसमें स्थितियों का पालन करेंगे और आराम से कुछ ना कुछ स्थितियां क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो W और P cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। अब यहां समझते हैं कुछ चीजों को और ध्यान से, चलो समझते हैं। इसे इरेज करें क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं अपने को।
चलो ये अपना फार्मूला है। अब हम ये कहें कि फर्स्ट केस में अगर हम ये कहें द्विध्रुव लंबवत रखा था, फर्स्ट स्थिति में जो द्विध्रुव था वो वैद्युत क्षेत्र के अगर लंबवत रखा था और हमने घुमा करके उसको पैरेलल कर दिया, हम इस वैद्युत क्षेत्र की लाइन में ले आए, देन यहाँ पर काम कितना करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यदि θ1 बराबर 90 डिग्री, मीन्स पहले ये लंबवत रखा था और घुमा करके हम किस स्थिति में ले गए, समांतर ले गए। समांतर में थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना। वैल्यू को उठाइए यहाँ पे रखिए करके, तो बोलो फिर क्या आ जाएगा, W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। cos θ1 की वैल्यू कितनी है, 90, cos 90 माइनस cos 0, है ना। हम सभी जानते हैं इस वाले टर्म की वैल्यू 0 होती है, तो बोलो क्या लिखा जाए, W बराबर लिखा जाएगा P, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो माइनस cos 0 का मान 1 होता है, माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं आराम से माइनस का cos थीटा। हम बताएं, आप इसे 0 ना लिख करके कुछ और भी लिख करके समझ सकते हो, जैसे θ2 बराबर थीटा लिख लो, θ2 बराबर थीटा। कहने का मतलब ये है लंबवत स्थिति से तो अब तुम चाहे जहां घुमा के ले जाओ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी डिग्री, 0 डिग्री पे ले जाओगे सीधा सीधा माइनस पी आ जाएगा, जैसा कि भी पीछे कर रहे थे। अगर आप 0 डिग्री पर घुमा के ले जाओगे तो ऐसे माइनस का पीई आ जाएगा। तो माइनस पी क्यों लिखे, कोई ऐसा फार्मूला लिख ले जो हर जगह काम आ जाए। तो क्यों ना हम θ2 को थीटा मान लें, θ2 को अगर हम थीटा मानेंगे तो ये वैल्यू माइनस की cos थीटा आ जाएगी, है ना। तो W का जो नया सूत्र आपको दिखेगा वो ये आ जाएगा, माइनस पी cos थीटा, माइनस पी cos थीटा। और ये एक्चुअल में ऊर्जा के बराबर होगा, ये W जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। हालांकि यहाँ पर ये W ही रहेगा, बट ये W जब हम कहेंगे ना निकाय में ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी तो ये W किस में बदल जाएगा, U में। तो ये वाला जो फार्मूला निकल के आ गया है वो आ जाएगा U बराबर माइनस का PE cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझने वाली, वो क्या, ध्यान से देखो एक बार। क्या हम सभी जानते हैं ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि P द्विध्रुव आघूर्ण है और ये एक सदिश राशि है, E वेक्टर राशि है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है ना। तो अगर हम इसका वेक्टर रूप लिखना चाहें या करके वेक्टर फॉर्म इसकी, तो बोलो क्या लिखेंगे, U बराबर वेक्टर P डॉट वेक्टर E। उम्मीद करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को भी, समझ में आ गया नहीं। U बराबर माइनस का वेक्टर P डॉट वेक्टर E, है ना। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ध्यान से देखो, तो ऊर्जा का एक कोज्या वक्र है। कैसा वक्र है, कोज्या, बट निगेटिव साइन लगा है, इसका ऋणात्मक कोज्या वक्र है। कैसा वक्र है, ऋणात्मक कोज्या वक्र है। तो हम आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो ये प्लस P, ये माइनस P, है ना। चूंकि माइनस P है तो शुरू कहां से करेंगे, माइनस P वाले से, है ना। देखो कोज्या वक्र यहां से खींचा जाता है, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। ये कोज्या वक्र है, बट मुझे निगेटिव कोज्या खींचना है। इसका मतलब वो कहां से खींचा जाएगा, नीचे से। कहां से खींचेंगे, नीचे से। तो जो ग्राफ होगा वो भाई साहब कुछ ऐसे होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये माइनस पी cos थीटा का ग्राफ है, माइनस पी cos थीटा का ग्राफ है जो U के रिलेटिव में है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये तो आप फार्मूला याद रखेंगे, U बराबर माइनस पी cos थीटा। ये है द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मैग्नीट्यूड P cos थीटा। आप पढ़ते हैं इसकी कुछ स्थितियां, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो फर्स्ट केस है फर्स्ट केस है जो कि इसमें बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, माइनस का cos थीटा, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस cos थीटा, जिसका हमने ग्राफ भी ऊपर बना रखा है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आगे कुछ पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं। उनमें से पहला पॉइंट है, अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। फार्मूला यही रहेगा और पीछे वाला याद रखना है, W बराबर नहीं, जो फार्मूला था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। इसमें अप्लाई करते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट केस ध्यान से सुनेंगे, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी 90 से हमने कितना घुमा दिया, 0 डिग्री, देन U की वैल्यू बोलो क्या होगी, माइनस पी cos 0, माइनस पी cos 0। इसका मतलब जो U की वैल्यू होगी वो माइनस PE होगी, U की वैल्यू माइनस
पीई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, cos 0 का मान 1 होता है, 1 से गुणा माइनस पी की करें आंसर माइनस पी आ जाएगा। अगला पॉइंट है, अच्छा एक चीज और बतानी है, इसे बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? स्थायी साम्य अवस्था। ये भी चीज लिखते रहना क्योंकि ये नाम है अवस्थाओं के। इस अवस्था का नाम क्या है? स्थायी साम्यावस्था, ठीक है ना। यानी u बराबर माइनस पी की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। और एक्चुअल में ये u का मिनिमम मान है। कितना मान है? मिनिमम। मैक्सिमम किस केस में होता है? जब थीटा 180 होता है, जब थीटा 180 हो, है ना। क्योंकि ये प्लस की वैल्यू जब आ जाए तो समझ लो आंसर आएगा। और हम सभी जानते हैं u की वैल्यू, सॉरी थीटा की cos 180 की वैल्यू -1 होती है। -1 यहां रखेंगे, माइनस पी से गुणा करेंगे, प्लस पी आ जाएगा, है ना। तो हम फार्मूला रखते हैं माइनस पी cos 180। तो फिर बोलो क्या हो जाएगा? cos 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 की गुणा माइनस पी से करेंगे, प्लस का पी आ जाएगा यार। तो ये u जो आएगा भाई साहब, ये मैक्सिमम आएगा। कैसा आएगा? मैक्सिमम। और इस अवस्था का नाम है अस्थायी साम्यावस्था। इसका नाम क्या है? अस्थायी साम्यावस्था। ये अवस्थाओं के नाम याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी अवस्थाएं ही दे देता है और थीटा नहीं बोलता है। समझ में आ गया ना। तो अस्थायी साम्यावस्था कब होती है? जब हम द्विध्रुव को लंबवत मींस वैद्युत के लंबवत से कितना घुमा दे? 180। कितना घुमा दे? 180। देन ये क्या होगा? मैक्सिमम। और जब 0 डिग्री घुमा देंगे, देखो जब ऐसे रखा हो, ऐसे घुमा दिया जाए, क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, तब होगा स्थायी साम्यावस्था। और ऐसे रख करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा करके ऐसे क्षैतिज ला दे, देन इस अवस्था का नाम क्या होगा? अस्थायी साम्यावस्था। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? एक स्थिति और दे रखी है, कह रहा है किसी द्विध्रुव कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, है ना। और आगे कह रहा है जो कार्य होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। और साफ साफ इसने बोला है यदि किसी द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, तो अरे यहां से यहां तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब द्विध्रुव ऐसे रखा था और घुमा करके ऐसे रख दें। क्या बात समझ में आ रही? जैसे चलो इसको मानते हैं, इस पेन को मान लो द्विध्रुव है, इस पेन को मान लो द्विध्रुव, ये वाला माइनस पॉइंट है, ये वाला प्लस पॉइंट है। तो अपने से जब घुमाया ऐसे, तो सपोज करते ये पॉइंट ऐसे आया। अब कह रहा है कि स्थायी से अस्थायी में जाना। स्थायी से अस्थायी का मतलब है कि पूरा एक राउंड ऐसे घुमाना है। अब आ गया ना समझ में? जब ऐसे घुमाएंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो ऊर्जा का अंतर ही तो आना है, उस अंतर को ही तो लिखना है अपने को। ध्यान से देखो, लिखेंगे थर्ड पॉइंट, हेडिंग डाल लेना, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन का मतलब थीटा 0 डिग्री से, स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। और ये कार्य जो होता है वो ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। मींस जो W होता है वो डेल्टा U के बराबर होता है ना। और डेल्टा U की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे? U मैक्सिमम माइनस U मिनिमम, U मैक्सिमम माइनस का U मिनिमम। U मैक्सिमम की वैल्यू आप याद करो कितनी थी? प्लस का P, माइनस से माइनस लगा दो, और U मिनिमम की वैल्यू माइनस P थी। आपको ये याद होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का P प्लस का P, तो बोलो कितना हो जाएगा? प्लस का 2P। ये हो जाएगा द्विध्रुव को यहां से ले जाकर के ऐसे रखने में। पहले ऐसे रखा था, है ना, अब इसको घुमा करके ऐसे रख दिया है, तब कितना काम करना पड़ेगा? 2P। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। जब इधर द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ था तब इसकी कौन सी स्थिति? स्थायी। घुमा करके ऐसे रख दिया तो कौन सी हो गई? अस्थायी। ये अच्छे से याद रखिएगा ताकि जब क्लासों में न्यूमेरिकल कराया जाए तो कोई बुराई ना हो, ठीक है ना, और आप आसानी से उन्हें समझ भी पाए। अगला पॉइंट, अगला एक पॉइंट और है, उसे भी अच्छे से सुन लिया जाए। कह रहा है द्विध्रुव को साम्य स्थिति
थीटा बराबर 0 डिग्री में कोणीय स्थित थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, है ना। तो W का एक फार्मूला याद करते हैं, पहले पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट है साम्य स्थित, साम्य स्थित का मतलब होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। ये पॉइंट नंबर 4 है, इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री में कोणीय स्थित थीटा तक, थीटा बराबर 0 में थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो W का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, PE cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2, है ना। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस 0, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा, बराबर PE, यहां पे लिखेंगे cos थीटा, सॉरी cos 0 माइनस cos थीटा, क्योंकि 0 से हम थीटा तक घुमा रहे हैं, है ना। हम सभी जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है। इसका जो W आएगा वो PE cos 0 का मान 1 माइनस cos थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कार्य निकालने का, इंपॉर्टेंट फार्मूला कार्य निकालना, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में जो डेरिवेशन था वो एक ही था, बट कुछ बेसिक बातें और भी याद करो, वो थ्योरिकल है, हालांकि न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ जाएंगे, आपको ध्यान से सुनेंगे। कुछ बातें और कह रहा है। पहला पॉइंट है चालक का स्थिर वैद्युतिकी में मतलब क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो चीज समझनी है। आप हालांकि पहले से भी आपको याद होगा, अगर हम किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो चार्ज होगा वो ऑलवेज उसके पृष्ठ पर होगा, ना कि भीतर। ये बात हम सभी जानते हैं, बट इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार पॉइंट वाइज सुन लीजिए बस अच्छे से। बस पहला पॉइंट कह रहा है चालक चाहे आवेशित हो और चाहे उदासीन हो, चालक चाहे आवेशित हो चाहे उदासीन हो, उसके अंदर ऑलवेज चार्ज 0 रहता है, उसके अंदर ऑलवेज चार्ज 0। अच्छा, चार्ज 0 तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी 0 होगा। तो उदासीन चालक हो चाहे आवेशित चालक हो, उसके भीतर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं। यही कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम में यूज किया जाता है, जैसे जो संवेदनशील उपकरण होते हैं उन उपकरणों को खोखले चालक के भीतर रख दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, तो वो आराम से सुरक्षित रहते हैं। चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहता है, तो उसके अंदर कोई भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, अगर आप बस या कार में हैं और ऊपर से करंट आ जाए, मीन्स ऊपर बिजली का कोई तार गिर जाए, तो आप अगर कार के बाहर निकलेंगे तो आप असुरक्षित रहेंगे, असुरक्षित रहेंगे। बट अगर आप कार के अंदर ही रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो चार्ज है वो उसकी बॉडी पर होगा, ना कि अंदर। क्लियर हो गया ना, क्योंकि कार एक खोखले गोले की भांति काम करेगी। समस्या साल बहुत बढ़िया। तो भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा होता है, देन आप वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर उसकी आप बॉडी को टच करेंगे देन आप करंट का शॉक मिलेगा आपको, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। और ये काम कहाँ आता है, ये आता है वस्तुओं को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए परिरक्षित करते हैं, वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए। इस श्रेणी का एक नाम और होता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण में कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, यही वाला कि अगर हम किसी वस्तु को चालक गोले के अंदर रखते हैं तो वो सुरक्षित रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चार्ज रहे और या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसकी सरफेस पे रहता है, ना कि अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो टेंशन मत लो, और अच्छे से क्लियर करेंगे जब इसके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो सुनिए। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत होता है, और याद नहीं बाह्य बिंदु पर ही होता है, अंदर नहीं होता है, ठीक। एक पॉइंट और है वो भी सुन लो। किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश स्थैतिक स्थिति में, स्थिर अवस्था में चालक के पृष्ठ पर विद्यमान होता है, चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं होता, मींस चालक के भीतर नेट आवेश 0 रहता है, ठीक है ना। बस इतने सारे पॉइंट थे, इन्हीं को आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि जब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल शुरू किए जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस डेरिवेशन यही एक था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या था, U बराबर माइनस PE cos थीटा, अच्छे से याद रखिएगा। और थीटा कुछ हमने केस पढ़ा है, उनमें से एक सामने लिखा है, थीटा बराबर 0 डिग्री में थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य जो कितना होता है, W और P 1 माइनस cos थीटा। इनके मात्रा क्या होंगे, जूल, चाहे वो ऊर्जा का सूत्र हो चाहे वो W का सूत्र हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।